बंधुओं, यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में। यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। श्रीकांत वर्मा की रचना मगध की यह पंक्ति उस मगध की तलाश के लिए उद्वेलित करती है जो आर्यावर्त अर्थात आर्यों के देश की परिधि से बाहर रहा है। इस मगध की अपनी पहचान है, अपना इतिहास है। यह मगध अपने समय का सूर्य है, इसलिए समय समय पर मगध से आवाज़ आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो मगध जो भारत को बड़े बड़े प्रतापी राजा दिए हैं, वही मगध जो लोकतंत्र में हस्तिनापुर को एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है। क्या है मगध और मगध की तासीर, यह समझने के लिए इतिहास की तरफ जाना होगा। हिंदुस्तान के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में आर्य बनाम अनार्य की बहस काफ़ी समय से चल रहा है। आर्य जो ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 1500 के बीच वोल्गा के तट से ईरान होते हुए भारत में आए और फिर हड़प्पा होते हुए भारत के आदिवासियों को पीछे की तरफ ढकेलने के लिए, हटने के लिए मजबूर कर दिए। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को कितना पीछे की तरफ ढकेला, इसे जानने के लिए हमें आर्य भूमि की परिधि को समझना होगा। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों में काबुल, कुर्रम, गोमल, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थल बताया गया है। ऋग्वेद की रचना ईसा पूर्व 1700 और ईसा पूर्व 1100 के बीच में अनुमानित है। अपनी पुस्तक ग्रेटर मगध में यूहान्स ब्रोखर्स्ट ईसा पूर्व 150 के आसपास लिखी गई पतंजलि को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि महाभाष्य में आर्यों की भूमि कौन है के सवाल का जवाब यह है कि यह क्षेत्र पूरब में जहां सरस्वती लुप्त हो जाती है, पश्चिम में कालका का जंगल अर्थात प्रयागराज के संगम के आसपास का क्षेत्र, हिमालय का दक्षिणी भाग और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। ध्यान रहे कि जब पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की तब से पहले ही मगध में मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था। विदित हो कि राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक गंगा से वोल्गा में कुल 16 महाजनपद में से गांधार, स्वात, कुरु और पंचाल को ही आर्यों का जनपद माना गया है। आर्य भूमि की सीमा को लेकर सारे विद्वानों में एक मत है कि आर्य भूमि की सीमा प्रयागराज के संगम के आसपास तक ही खत्म हो जाती थी। अब वापस मगध पर चर्चा करते हैं। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ऋग्वेद में मगध की कीकट प्रदेश के रूप में हीन भावना से चर्चा की गई है। कीकट बोले तो अनार्य जातियों में गिनी जाने वाली जाति समझिए। ऋग्वेद में जिन अनार्य जातियों का जिक्र है उनमें यज, यक्षु, कीकट और पिशाच है। अब कीकट प्रदेश का नाम मगध कैसे पड़ा, इसको लेकर के अनेक धारणाएं हैं। एक धारणा मग जाति के नाम पर मगध नामकरण की है, तो दूसरी धारणा यह है कि कीकट प्रदेश के पहले राजवंश कुरु द्वितीय का पुत्र सुधन्वा अपने मामा राजा मगध के बाद मगध का राजा बना। राजा मगध ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की। ऋग्वेद के बाद के ब्राह्मणवादी साहित्य में मगध का सबसे पहली बार जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की रचना ईसा पूर्व 600 के आसपास अनुमानित है। अथर्ववेद के एक मंत्र जाप में घृणा जाहिर करते हुए ज्वर अर्थात बुखार को मगध की तरफ जाने का आह्वान किया गया है। अर्थात तब आर्य भूमि में मगध को दुश्मन देश माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के कालखंड में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम मगध में हुआ, तो स्वाभाविक है कि आर्य भूमि के लिए मगध घृणा का केंद्र रहा होगा, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि मगध में आर्य भूमि की अपेक्षा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा अत्यंत कम रही होगी। अर्थात ईसा के बाद भी काफी समय तक मगध में अनार्य जातियों का प्रभुत्व स्थापित रहा। मगध आर्य भूमि से पृथक क्षेत्र के रूप में मौजूद था। हालांकि बाद में आर्य संस्कृति का विस्तार देश के अन्य भागों में भी हुआ, जिसके बाद पूरे देश को ही आर्यावर्त कहने का प्रचलन भी चला। एक और खास बात यह है कि मगध के किसी भी राजा ने कभी भी ब्राह्मणवाद को संरक्षण नहीं दिया। चंद्रगुप्त जहां जैन धर्म की तरफ हो गए, बिंदुसार आजीवक और सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी हो गए। पुष्यमित्र शुंग भी जो ब्राह्मण था, उसने जब अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या की तो पाटलिपुत्र या राजगीर में नहीं बल्कि वह अपनी राजधानी वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित किया। मगध में आज भी ब्राह्मण बिहार के अन्य हिस्सों के मुकाबले कम प्रभावी हैं। कम प्रभावी होने का मतलब कि वो भू संपत्ति के मामले में थोड़ा कमतर हैं। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन और चेतना का केंद्र बिंदु रहा है। मगध में अनार्य जातियों के बड़े बड़े राजा हुए, ताकतवर, शक्तिशाली, चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये सारे के सारे अनार्य जातियों के थे, जिनके समय काल में और उनके बाद भी
हिंदुस्तान में उनसे बड़ी लकीर नहीं खींचा जा सका है। हालांकि बाद के दिनों में आर्य अनार या रक्त शुद्धता की थ्योरी काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई है। अब तो उत्तर भारत की तमाम जातियों में आर्यन द्रविड़ नस्ल मिश्रित हो चुका है, किंतु ऐतिहासिक घटनाओं का संदर्भ सदैव ही सामयिक और सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में प्रासंगिक रहा है। मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास बन गया है। यह अजीब है कि हिंदुस्तान में आया वोल्गा का प्रवाह जैसे जैसे आर्यावर्त से आगे बढ़ा, वैसे वैसे वह अपने जड़ से छूट सा गया। ठीक उसी तरह से मगध से उठा बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैला, किंतु मगध में कोई खास प्रभाव नहीं है। यह जरूर है कि बुद्ध की प्रतिमाएं अभी भी है, उन प्रतिमाओं का संरक्षण भी हो रहा है। इतिहास चक्र का पहिया आधुनिक काल में पहुंच गया है। अब इस दौर में लोकतंत्र भी दस्तक दे चुका है, लेकिन लोग न मगध को भूले हैं और न ही अपने नायकों को, किंतु एक धड़ा जिसमें श्रेष्ठता की ग्रंथि बार बार कुलाचे भरती है, वो इसे पचा नहीं पाते हैं कि भारत में उनसे भी श्रेष्ठ कोई हो सकता है। शायद इसीलिए मगध के चक्रवर्ती सम्राट अशोक पर सवाल उठाने वाले लोगों का जड़ आर्यावर्त होता है। जिनमें मगध के सम्राट अशोक से टकराव लेने की हिम्मत नहीं हुई, उनकी नस्लें सम्राट अशोक के बहाने मगध की अस्मिता को चोट पहुंचाना चाहती है। तारीख बताती है कि यह दुश्मनी नई नहीं है, सदियों की दास्तां है, खत्म नहीं हो सकती है एक लम्हे में। अदम गोंडवी की दो पंक्तियों के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ जाते हैं। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियाँ बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। गर गलतियाँ बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए।